नमस्ते। जिस तरह से हम किसी प्रॉपर्टी को जिसको हम खुद ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं या यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको हम भाड़े पे चढ़ा के हर महीने उससे भाड़े का पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। जिस तरह से हम किसी आइडल कैश को बैंक में जमा करके इंटरेस्ट कमा सकते हैं, उसी तरह से क्या आप जानते हैं कि आपके डीमैट में जो शेयर्स पड़े हैं उसको आप भाड़े पे चढ़ा के उससे एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। जी हाँ, आपके डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स पड़े हैं उसको आप भाड़े पे चढ़ा के उससे एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि क्या ये लीगल है, क्या ये सेफ है, क्या जब हम किसी शेयर को भाड़े पे चढ़ाएंगे और जब लौटाने की बारी आएगी तो कहीं हमारे साथ धोखाधड़ी तो नहीं हो जाएगी। इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, कैसे हम अपने जो शेयर्स डीमेट में पड़े हैं उसको भाड़े पे चढ़ा सकते हैं। तो आपके इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और इस जो एक्स्ट्रा कमाई करने का ऑप्शन है उसका डेफिनेटली फ़ायदा उठाइए। तो जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या ये लीगल है, क्या ये सेफ़ है। बिकॉज़ दो पैसा एक्स्ट्रा कमाने के लिए कोई भी अपना पूरा कैपिटल रिस्क पे नहीं लाना चाहेगा। तो इसलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि किस तरह से ये पूरी तरह से लीगल भी है और सेफ़ भी है। मैं आपको अच्छे से इसके लीगैलिटी के बारे में और सेफ्टी के बारे में बताऊं, उससे पहले ज़रूरी है कि मैं आपको हम लोग जो शेयर बाज़ार में इक्विटी मार्केट में जो शेयर्स खरीदते हैं और बेचते हैं वो सिस्टम कैसे वर्क करता है उसको डिटेल में समझाऊं, ताकि ये जो भाड़े पे चढ़ाने वाला सिस्टम वो कैसे वर्क करता है उसको आप अच्छे से इजीली समझ पाओ। तो इस स्लाइड में जैसे आप देख सकते हो कि ये इक्विटी ट्रेड सेटलमेंट प्रोसेस है। तो मान लीजिए कि मैं एक बायर का रोल प्ले करता हूँ। मुझे रिलायंस के 100 शेयर खरीदना है 1400 रुपये के भाव में, और अज्यूम करिए कि आप एक सेलर हैं जिसको रिलायंस के 100 शेयर बेचने हैं। तो आप यहाँ पर हैं, मैं यहाँ पर हूँ। तो जब भी हमें ट्रेड करना होगा तो सबसे पहले हमें ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड हमारा प्लेस करना होगा। तो सबसे पहला स्टेप, मेरा जो भी ब्रोकर है वहाँ पर मैं ऑर्डर प्लेस करूँगा कि मुझे रिलायंस के 100 शेयर चाहिए 1400 रुपये के भाव में। उसी तरह आपको बेचने हैं तो आप प्लेस करोगे कि आपको 100 शेयर रिलायंस के बेचने हैं 1400 रुपये के भाव में आपके ब्रोकर के थ्रू। जैसे ही हम ब्रोकर पे ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो चीज़ें वैलिडेट करेगा। जैसे मुझे अगर शेयर्स खरीदने हैं तो पहले मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में वो चेक करेगा कि इतनी बैलेंस है क्या कि मैं 100 शेयर रिलायंस के उन पैसों से ख़रीद पाऊँ। उसी तरह आप जब सेल का ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपका ब्रोकर पहले चेक करेगा कि आपके डीमैट में 100 शेयर है क्या जिनको आप रिलायंस के बेचना चाह रहे हो। तो ये चीज़ें ब्रोकर लेवल पे चेक होने के बाद ऑर्डर्स प्लेस होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। तो सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम करते हैं कि दोनों ने ही एनएससी पे ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। फिर एनएससी में ऑर्डर प्लेस होने के बाद स्टॉक एक्सचेंज चेक करता है कि बिड प्राइस, बिड क्वांटिटी और सेलर प्राइस, सेलर क्वांटिटी मैच हो रही है, तो वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो स्टॉक एक्सचेंज फिर हमें कंफर्मेशन देगा कि हाँ, मैंने 100 शेयर रिलायंस के 1400 रुपये के भाव में ख़रीद लिए, और आपको कंफर्मेशन जाएगा कि हाँ, आपने रिलायंस के 100 शेयर 1400 रुपये के भाव में बेच दिए। फिर ये स्टॉक एक्सचेंज पे कंफर्म होने के बाद स्टॉक एक्सचेंज ये डेटा क्लियरिंग कॉरपोरेशन को भेजता है। तो भारत में मेनली दो क्लियरिंग कॉरपोरेशंस हैं। एक का नाम है नेशनल सिक्योरिटीज़ क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड और दूसरे का नाम है इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो जो एनएससीसीएल है वो मोस्टली एनएससी के ट्रेड्स को सेटल करती है, जबकि जो आईसीसीएल है वो बीएससी पे जो ट्रेड्स होते हैं उनका प्रोसेसिंग और उनका सेटलमेंट का देखती है।
तो ये स्टॉक एक्सचेंज से क्लियरिंग कॉरपोरेशन पे जाने का स्टेप की ज़रूरत क्यों है? क्यों ये क्लियरिंग कॉरपोरेशन का बेसिक रूल क्या है या बेसिक उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जैसे मैं बायर हूँ और आप सेलर हो, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान हैं। मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप मुझे जानते नहीं हो, तो वो ट्रस्ट कैसे होगा? मान लो मुझे मन में डाउट हो सकता है कि मैंने पैसे तो दे दिए, लेकिन आप मुझे 100 शेयर दोगे कि नहीं, उसकी क्या गारंटी? उसी हिसाब से आपके मन में भी डाउट हो सकता है कि मान लो मेरे 100 शेयर मैंने डीमैट से ट्रांसफ़र करवा दिए, डेबिट करवा दिए, लेकिन उसके पैसे मुझे गारंटीड मिलेंगे कि नहीं, उसका क्या क्या कंफर्मेशन या क्या गारंटी? तो इसलिए ये क्लियरिंग कॉरपोरेशन का इतना इम्पॉर्टेंट रोल है। तो बेसिकली जो ट्रेड होता है ना, वो मेरे और आपके बीच में नहीं होता, वो मेरे और क्लियरिंग कॉरपोरेशन के बीच में और आपके और क्लियरिंग कॉरपोरेशन के बीच में होता है। तो ये क्लियरिंग कॉरपोरेशन बेसिकली गारंटी सिस्टम या गारंटी मैकेनिज्म अश्योर करता है किसी बायर के लिए कि आपने अगर पैसे दे दिए और आपने एक्सचेंज में आपका ट्रेड हो चुका है, तो ये क्लियरिंग कॉरपोरेशन गारंटी लेता है कि आपने जितने शेयर्स खरीदे हैं उतने आपके डीमैट अकाउंट में आपको मिलेंगे 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 ही। उसी तरह सेलर के लिए भी ये गारंटी करता है कि आपने अगर सेल का ऑर्डर डाल दिया, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और आपने अपने डीमैट में से जितने शेयर्स बेचने थे उतने क्लियरिंग कॉरपोरेशन को दे दिए, तो आपको अपने पैसे गारंटीड मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये क्लियरिंग कॉरपोरेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। और सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज यानी कि CDSL और NSDL, जहां हमारे शेयर्स डिजिटल फॉर्म में पड़े होते हैं, उनको वो नोटिफाई करेगा और ये पूरा साइकिल फिर बायर को नोटिफाई करेगा और सेलर को नोटिफाई करेगा। मतलब सेलर को पैसे मिल जाएंगे और बायर को कंफर्मेशन मिल गया कि आपके डीमैट में वो शेयर्स जमा हो गए। तो ये एक बहुत ही रिलायबल फूल प्रूफ सिस्टम है जब भी हम इक्विटी में ट्रेड करते हैं, यानी कि कोई शेयर खरीदते हैं या शेयर बेचते हैं। और मेजॉरिटी इनफैक्ट 100% लोगों को इस सिस्टम पे पूरा भरोसा है। ये एक बहुत ही फूल प्रूफ सिस्टम है, राइट? अब चलते हैं कि जब हमको शेयर्स भाड़े पे चढ़ाने हैं या सामने वाले को शेयर्स भाड़े पे लेने हैं, तो कौन से इंटरमीडियरीज, वो मैकेनिज्म कैसे प्ले आउट होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सारे स्टेप्स, सारे जो इंटरमीडियरीज हैं वो सब सेम रहेंगे। सिर्फ यहाँ पर बायर की जगह पे बोरोवर आ गया और सेलर की जगह पे लेंडर आ गया। बाकी सारा मैकेनिज्म्स सेम रहेगा। आपको अगर शेयर्स भाड़े पे चढ़ाने हैं या भाड़े पे लेने हैं, तो सबसे पहले आपको आपके ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा। आपका ब्रोकर वैलिडेट करेगा, अगर आपको शेयर्स भाड़े पे लेने हैं तो आपके पास इतने पैसे ट्रेडिंग अकाउंट में पड़े हैं क्या कि आप भाड़े पे ले सको। अगर आपको भाड़े पे चढ़ाने हैं तो वो आपका चेक करेगा कि आपके डीमैट अकाउंट में उतने शेयर्स पड़े हैं क्या कि आप उसको भाड़े पे चढ़ा सको। उसके बाद ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज पे ऑर्डर प्लेस करेगा NSE और BSE पे। उसके बाद सेम क्लियरिंग कॉरपोरेशन जो इक्विटी ट्रेड में यानी कि जो बाय सेल में प्ले करते हैं, वो सेम कॉरपोरेशंस यहाँ पर भी हैं जो गारंटी करेंगे कि जब आप शेयर्स भाड़े पे चढ़ाते हो, तो जब जितने ड्यूरेशन के लिए आपने भाड़े पे चढ़ाया है, वो ड्यूरेशन ख़त्म होने के बाद आपको आपके शेयर गारंटीड आपके डीमैट अकाउंट में वापस मिलेंगे। वो क्लियरिंग कॉरपोरेशन गारंटी करेगा। और सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज का रोल सेम ही है। जब भी शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में होंगे और आपने भाड़े पे चढ़ाया, तो आपके डीमैट में से वो शेयर्स निकल जाएंगे और जब आपका भाड़े का पीरियड ख़त्म हो गया, आपने भाड़े का पीरियड एंड कर दिया, तो वो शेयर्स आपके भाड़े डीमैट अकाउंट में वापस लौट आएंगे। तो इसलिए ये सिस्टम 100% लीगल है, 100% सेफ है। बिकॉज जिस तरह से बाइंग और सेलिंग में जो रिलायबल इंटरमीडियरीज रोल प्ले करती हैं, जिस पे हमें पूरा भरोसा है, उसी तरह से भाड़े पे चढ़ाना और भाड़े पे लेने का सिस्टम भी पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर है। लीगैलिटी और सेफ्टी रिलेटेड आपके प्रश्नों का सवाल देने के बाद आपके मन में दूसरा ख्याल उठ सकता है कि आखिर हम कहाँ देख सकते हैं कि
कौन से शेयर्स की भाड़े पे लेने की डिमांड है, क्या भाव देने के लिए तैयार है। तो अभी मैं आपको वो वाला प्रोसेस भी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम जाएंगे NSE के साइट पे nseindia.com। यहाँ पर आप मार्केट डेटा पे जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है इसको SLB कहते हैं, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग, और इसको SLBM भी कहते हैं, सिक्योरिटीज लेंडिंग बोरोइंग मैकेनिज्म। तो कभी कंफ्यूज मत होना, कुछ लोग इसको SLB से बुलाते हैं, कुछ लोग इसको SLBM से बुलाते हैं। तो दोनों का ही मतलब सेम ही है। तो जैसे आप देख रहे हो कि NSE ऑफिशियल वेबसाइट पे आके मैं मार्केट डेटा में जा रहा हूँ, तो यहीं से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग। तो अगेन आपको कंफर्मेशन मिल गया कि ये एक रिलायबल मैकेनिज्म है। अब यहाँ हमको देखना होगा कि कौन से शेयरों की डिमांड है, क्या रेट देने के लिए तैयार है जिनको शेयर्स भाड़े पे चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पर आप फिल्टर इन कर सकते हो। यहाँ पर आपको दो मेन चीज़ें दिखेंगी, सीरीज़ A और सीरीज़ B। तो इसके बीच में डिफरेंस क्या है, तो ये देखिए, सीरीज़ A का जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो तभी एक्सपायर हो जाएंगी जब भी AGM या EGM ट्रिगर होगा, या फिर जिस टाइमलाइन के लिए आपने वो कॉन्ट्रैक्ट या जिस सीरीज़ के लिए आपने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जैसे मान लो अक्टूबर के लिए लिया है, तो अक्टूबर का जो कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा तभी ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। जबकि जो सीरीज़ B है उनके कॉन्ट्रैक्ट्स किसी AGM या EGM रिलेटेड एक्सटर्नल ट्रिगर पे एक्सपायर नहीं होंगे, उनका वो तभी क्लोज होंगे जब उनका सेटलमेंट डेट आएगा। और सीरीज़ B के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो फर्स्ट थर्सडे ऑफ द सीरीज़ मंथ में एंड होते हैं। जैसे कि मान लो सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ सितंबर का कैलेंडर। तो सितंबर का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो फर्स्ट थर्सडे यानी कि 4 सितंबर को आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एंड हो जाएगा। इसी तरह से अक्टूबर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आइडियली 2 अक्टूबर को होना था, लेकिन आप जानते हो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और दशहरा है तो छुट्टी है। तो नेक्स्ट वर्किंग डे यानी कि 3 अक्टूबर को ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एंड हो जाएगा। यानी कि अगर आपने शेयर्स भाड़े पे चढ़ाए हैं तो आपका वो शेयर्स आपके अकाउंट में दोबारा लौट आएंगे, आपका जो भाड़े का कॉन्ट्रैक्ट है वो एंड हो जाएगा। तो अब वापस चलते हैं कि कहाँ पर हम लोग डिटेल्स देख सकते हैं कि कितने शेयर्स का बिड हो रहा है, किस प्राइस पे हो रहा है। तो आप नोटिस जनरली करोगे कि सीरीज़ A में काफ़ी लिक्विडिटी बहुत कम रहती है, तो इसमें हार्डली आपको कोई ट्रेड होते दिखेंगे। मोस्टली जो ट्रेड्स होते हैं वो सीरीज़ B में होते हैं। तो अभी सीरीज़ B में हम 2025 सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। तो आज तो मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 27 अगस्त, बाज़ार बंद है, तो इसलिए ये प्रीवियस डे का भाव दिखा रहा है। और इसके जो टाइमिंग्स होते हैं वो सुबह को 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक होते हैं। हमारा शेयर बाज़ार तो 3:30 बजे बंद हो जाता है, लेकिन ये बाज़ार 5 बजे तक खुला होता है। तो अभी मैं टर्नओवर के हिसाब से सॉर्ट कर लेता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये जो कल के ट्रेड्स हैं, किस क्वांटिटी के हुए, कितने प्राइस में हुए, उसके डिटेल्स दिखा रहा है। तो जैसे कि टाटा एलेक्सी के हर एक शेयर पे 48 रुपीज़ का भाड़ा मिल रहा था कल। इसी तरह डीमार्ट पे 55 रुपये का भाड़ा मिल रहा था। पेज इंडस्ट्रीज़ पे तो एक शेयर पे 1111 रुपये का लास्ट ट्रेड हुआ है। यानी कि अगर सोच लो मेरे पास पेज इंडस्ट्रीज़ के 10 शेयर हैं और अगर मैंने उसको सितंबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए भाड़े पे चढ़ा दिया तो मुझे उसके लिए 11,000 रुपये मिलने हैं। 11,000 रुपये का भाड़ा मिलना है। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट, कितना एक्स्ट्रा इनकम आप कमा सकते हो। इसी तरह वोल्टास की भी डिमांड काफ़ी थी, हर एक शेयर पे 15 रुपये का भाड़ा मिल रहा था। इरेडा के शेयर पे भी 1.84 रुपीज़ का भाड़ा मिल रहा था। RVNL पे 7 रुपया 10 पैसे का भाड़ा मिल रहा था। ऐसे करके आप देख सकते हो कि किस शेयर पे कितना भाड़ा मिलता है। तो अगर आपके पास आइडल शेयर्स पड़े हैं, आपको पता है कि अगले
2-3 साल, इनफैक्ट 2-3 साल छोड़े, अगर आपको 1 महीने के लिए या 3 महीने के लिए वो शेयर नहीं बेचना, आपको पता है, उसका श्योरिटी है, तो वो शेयर वैसे ही डीमैट में पड़े हैं, उससे अच्छा क्यों ना भाड़े पे चढ़ा के उसको एक्स्ट्रा इनकम कमा ले। तो काफ़ी लोगों को इन प्रोडक्ट्स के बारे में पता ही नहीं है। इनफैक्ट जो लोग काफ़ी सालों से इस मार्केट में हैं, उनको भी इस प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है। तो आप अगर चाहें तो इस प्रोडक्ट का बेशक फ़ायदा उठा सकते हैं। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि हमें भाड़ा मिल जाएगा, लेकिन तब क्या होगा जब कंपनी कोई कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस करती है। मान लो कंपनी ने कोई डिविडेंड दे दिया, या कोई बोनस शेयर इशू कर दिया, राइट्स इशू कर दिया, कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन होता है, कोई भी बेनिफिट कंपनी शेयर होल्डर्स को देना चाहती है, तब उस सिनारियो में क्या होगा। जिसने शेयर्स भाड़े पे चढ़ाए हैं, यानी कि लेंडर, उसको उसका फ़ायदा मिलेगा, या जिसने शेयर्स भाड़े पे लिए हैं यानी कि बोरोवर, उसको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो कोई भी अगर कॉर्पोरेट एक्शन होगा, चाहे डिविडेंड हो, बोनस हो, राइट्स इश्यू हो, उन सब का फ़ायदा लेंडर को ही मिलेगा, यानी कि जो ओरिजिनल उस शेयर्स का ओनर है उसी को उसका फ़ायदा मिलेगा। जिसने भाड़े पे लिया है उसको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ भी एकदम क्लियर कट डिफाइंड होती है सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में। अब आप सोच रहे होंगे कि वाह यार, ये लेंडर या जिनको शेयर भाड़े पे चढ़ाना है उनको तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, तो जो शेयर भाड़े पे ले रहा है उसको क्या फ़ायदा है। आखिर क्यों कोई शेयर्स भाड़े पे लेगा, क्यों ना मार्केट से वो ख़रीद ले वो शेयर्स, राइट। तो क्योंकि कभी भी कोई भी सौदा होता है वो तभी होता है जब दोनों साइड को ऐसा लगे कि उसको उस सौदे में फ़ायदा है, तभी जाके वो सौदा हो पाता है। अगर ऐसा हो कि पलड़ा सिर्फ एक ही तरफ भारी हो तो वो सौदा हो नहीं सकता। तो इसमें जो शेयर्स भाड़े पे लेता है उसके लिए क्या फ़ायदा है। तो बेसिकली मान लो किसी को किसी कंपनी के शेयर शॉर्ट करने हैं। मान लो कोई है जिसको रिलायंस के 200 शेयर शॉर्ट करने हैं, उसके पास खुद के पास कोई होल्डिंग नहीं है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में रिलायंस के शेयर्स के भाव काफ़ी गिरेंगे, तो मैं भाड़े पे लेके वो शेयर्स को शॉर्ट कर दूंगा। तो कोई सोच रहा होगा कि अगर मुझे शॉर्ट ही करना है तो क्यों ना मैं फ्यूचर्स में शॉर्ट कर लूँ। लेकिन फ्यूचर्स में शॉर्ट करने का डिसएडवांटेज ये है कि लॉट साइज़ काफ़ी बड़ा है। जैसे मैं रिलायंस की बात करूँ तो 500 का लॉट साइज़ है, यानी कि ऑलमोस्ट 7 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो अगर किसी को इतनी बड़ी अमाउंट शॉर्ट नहीं करनी है, उसको सिर्फ 200 शेयर्स ही शॉर्ट करना है, तो वो किसी से भाड़े पे ले सकता है, कम भाड़ा दे के, और उसको शॉर्ट कर सकता है। दूसरा कोई सोचेगा कि यार मुझे शॉर्ट ही करना है तो मैं डायरेक्टली इंट्राडे में शॉर्ट कर लूँगा, इंट्राडे तो शॉर्ट कर ही सकता हूँ। लेकिन अगर किसी को पोजिशनल ट्रेड लेनी है, अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि खुलने से पहले ही शेयर 2-3% गिर सकता है, तो इंट्राडे में आपको जो ओवरनाइट गिरावट होगी उसका फ़ायदा तो नहीं मिलेगा। जिस भाव पे खुलेगा उसके बाद ही आप शॉर्ट कर पाओगे। तो वो सिनारियो वाले लोगों के लिए भी भाड़े पे लेने का फ़ायदा बनता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने F&O में शॉर्ट किया हुआ है और वो उनको फिज़िकल डिलीवरी देनी है उन शेयर्स की, तो वो लोग भी टेम्पररीली इन कंपनियों के शेयर्स भाड़े पे ले सकते हैं और उनको शॉर्ट कर सकते हैं। फिर कोई ऐसा सोचेगा कि यार अगर सामने वाले को लग रहा है कि शेयर का प्राइस गिरने वाला है इसलिए वो शॉर्ट कर रहा है, तो फिर मैं भाड़े पे क्यों ही चढ़ाऊँ, मैं खुद ना बेच दूँ। लेकिन नज़रिए का अंतर है ना। जैसे मान लो मेरा नज़रिया लंबी अवधि का है, मुझे पता है कि मुझे रिलायंस के शेयर अगले 3 साल 5 साल तक बेचने नहीं है, और सामने वाली पार्टी को लगता है कि यार रिलायंस के शेयर्स के दाम गिरने वाले हैं छोटी अवधि में, तो मैं उसका जो गिरावट है उसकी फ़ायदा उठा लेता हूँ। मुझे पता है कि अगर गिरेंगे भी तो भी मैं नहीं बेचने वाला हूँ, इनफैक्ट गिरेंगे तो मैं शायद और ख़रीद लूँगा, राइट। मेरा नज़रिया लंबी अवधि का है। तो इसलिए भी जो शेयर्स बोरो कर रहा है उसके लिए सेंस बनता है कि वो भाड़े पे शेयर्स को ले, कम फीस दे के या कम भाड़ा दे के। इसीलिए ये सिस्टम वर्क करता है। जो बोरोवर है जिसको भाड़े पे लेना है
वो कुछ फीस दे के शेयर्स भाड़े पे ले लेता है, और जो लेंडर है जिसको भाड़े पे चढ़ाना है वो फीस लेके कुछ टाइम के लिए वो शेयर भाड़े पे चढ़ा देता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है जो अपने शेयर्स भाड़े पे चढ़ाना चाहता है। तो अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर फ़ायदे ही फ़ायदे हैं जिसको भी अपने शेयर्स भाड़े पे चढ़ाने हैं, बिकॉज़ भाड़े पे चढ़ाने के बावजूद अगर कोई डिविडेंड आएगा, कोई बोनस इशू हुआ, कोई राइट्स इशू हुआ, वो सबका फ़ायदा आपको मिलना ही है। यानी कि अगर आपके शेयर्स डीमैट अकाउंट में आइडल पड़े हैं, आपने उसको भाड़े पे नहीं चढ़ाया है, और अगर आपने मान लो कि भाड़े पे चढ़ाया है, तो जो फ़ायदे आपको पहले में मिलने हैं वो आपको भाड़े पे चढ़ाने के बावजूद भी मिलने ही हैं। तो मेरे हिसाब से तो जो शेयर होल्डर है, जो शेयर्स भाड़े पे चढ़ा रहा है, उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद सौदा है। क्योंकि मान लो कि मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपए के शेयर्स पड़े हैं, तो आराम से मैं महीने में 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा इनकम कमा सकता हूँ सिर्फ अपने शेयर्स को भाड़े पे चढ़ा के। तो अगर कोई इतनी अच्छी एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए। अगर मैं ड्रॉबैक्स या नुकसान की बात करूँ तो जो एक ड्रॉबैक या कौन होगा वो ये है कि जितने टाइम तक आपने शेयर्स को भाड़े पे चढ़ाया है उतने टाइम तक आप उसको बेच नहीं पाओगे। लेकिन मेरे हिसाब से ये ड्रॉबैक उन लोगों के लिए है ही नहीं जो लंबी अवधि के लिए निवेशक है। अगर मुझे पता है कि मुझे इस शेयर को अगले 1 महीना 3 महीने तक बेचना ही नहीं है, तो मेरे लिए तो ये ड्रॉबैक भी नहीं है। दूसरा ये हो गया कि इसमें जो ट्रांजैक्शन फ़ीस हैं वो थोड़े हायर साइड पे हैं, तो ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है। कुछ लोग 20% जो आपको भाड़ा मिलता है वो फ़ीस के तौर पे ले लेते हैं, कुछ ब्रोकर्स 15% लेते हैं, कुछ ऊपर नीचे। तो वो आपके ब्रोकर पे डिपेंड करेगा कि कितनी वो फ़ीस लेते हैं, लेकिन फ़ीस थोड़ी हाई है। लेकिन अगर आप उसको दूसरे तरीके से देखें कि आज के डेट में अगर मैं उसको भाड़े पे नहीं चढ़ा रहा हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, उसकी जगह अगर मैं भाड़े पे चढ़ा रहा हूँ मुझे कुछ पैसे मिल रहे हैं, उसमें से ब्रोकर थोड़े ज़्यादा फ़ीस ले रहा है, फिर भी मेरे लिए तो फ़ायदा ही है, क्योंकि कुछ नहीं मिलने से अच्छा मुझे एटलीस्ट कुछ तो मिल रहा है। तीसरा ड्रॉबैक ये है कि बिकॉज़ ये भाड़े पे लेना और भाड़े पे देने का सिस्टम काफ़ी यूनिक है, मतलब आपको भाड़े पे लेने वाला भी कस्टमर चाहिए, उसी शेयर का आप जितने क्वांटिटी में देना चाह रहे हो उतना क्वांटिटी या उसके ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहा हो, आप जो भाड़ा मांग रहे हो उतना भाड़ा वो दे सके, तो वो सारा मैच होना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए लिक्विडिटी थोड़ा कम है। ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मान लो आपके पोर्टफोलियो में 20 शेयर हैं तो 20 के 20 आप भाड़े पे चढ़ा पाओगे। हो सकता है उनमें से 5 या 6 ही ऐसे शेयर हो जिनमें भाड़े पे लेने की डिमांड हो, तो लिक्विडिटी थोड़ी कम है, वो एक एडिशनल ड्रॉबैक है। अगर आप भी अपने डीमैट में पड़े पड़े शेयर्स पे भाड़े की इनकम कमाना चाहते हैं तो आज ही अपने ब्रोकर या रिलेशनशिप मैनेजर को रीच आउट करें और एसएलबी या एसएलबीएम के बारे में पूछें और जानकारी लें कि उनके ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पे कैसे आप शेयर्स भाड़े पे चढ़ा सकते हैं और एक्स्ट्रा इनकम कमाने की शुरुआत कर दें। तो चलिए, अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। जय हिंद।